Any question? Anyone else, beta? कोई और क्वेश्चन पूछना चाहता हो स्टूडेंट? एनीवन? ओके, मैं दोबारा स्लाइड्स ओपन करता हूँ। आप एक दफा सॉरी बुक में करता हूँ दोबारा, इसको आप एक दफा दोबारा देख लें। जो न्यूमेरिकल आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं वी विल डिस्कस। 1-1 क्लियर था, 1-2 भी क्लियर था? जी सर। 3 मैंने कर दिया। जी सर। इसके बाद आप लोग देखें 1-4। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक हो गया? जी सर। 1-5 की assumptions मैंने वहां पे दी थी पोर्टफोलियो के अंदर, वो आप देख लीजिएगा। कैपन मॉडल की assumptions आपकी स्लाइड्स में गिवन है, जिसमें उसने कहा था कि सभी जो इन्वेस्टर है वो एक ही तरह सोचते हैं, सभी इन्वेस्टर एक ही तरह का पोर्टफोलियो चाहते हैं, सभी इन्वेस्टर के पास एक ही तरह के पैसे होते हैं। तो इट्स ये जो assumption था, ये मतलब अगर आप देखें तो प्रैक्टिकली दीज आर नॉट एप्लीकेबल इन टूडेज लाइफ। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। यस सर। 1-6 में आपने बेटा सिंपल कैपन का मॉडल यूज करके आंसर निकालना है। ये मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, करके देखिएगा। नहीं होगा तो फिर वी विल डिस्कस अगेन नेक्स्ट क्लास में। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ, तो मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। 1-7 देख ले बेटा। सर ये भी हो गया था। एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा। जी सर। जी बेटा, आ रही आवाज मेरी? जी जी सर आ रही है। चाय तो नहीं पीनी किसी ने? थैंक यू सर। ओके 1-7 बेटा हो गया। आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी क्या होता है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। 1-8 बाकी देख लीजिएगा। जो टॉपिक्स हमने क्लास में डिस्कस किए हैं ना बेटा, उन टॉपिक से रिलेटेड आपने इसमें से एक्सरसाइज में से क्वेश्चन करने हैं। जो नहीं होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक हो गया? जी सर। ओके चलें फिर इसको मैं अभी सर इसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 11 और 13 11 अब बैंक सर प्रीपेड 11 और 13 आपने कट करवाया था। आपने कहा था ये नहीं करना। ठीक हो गया बेटा, मैंने वही बोला ना कि जो मैंने कहा उसको आप छोड़ दें, कोई इशू नहीं। ओके सर। ठीक हो गया, आप ना करें उनको। जो हमने टॉपिक डिस्कस नहीं किया उसको आप नहीं करेंगे, आप कोई इशू नहीं। जी सर। जी सर। ओके इसके बाद ये हो गया बेटा टॉपिक हमारा। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड्स ओपन करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा वोलेटिलिटी का। जी बेटा शो हो रहा है? जी सर हो रहा है। सर हो रहा है। ओके जी, दिस इज चैप्टर नंबर 10। आपकी जो बुक है उसका चैप्टर नंबर ये 10 होगा। इसका भी थोड़े से बेसिक से कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट फर्दर मूव करेंगे अपने एडवांस चैप्टर्स की तरफ। जी वोलेटिलिटी क्या होता है? So volatility means risk when the data is more and more spread is called volatility. आपकी आवाज बीच में स्लो हो जाती है बेटा, काफी बीच में बिल्कुल ठीक आ रही होती है। So volatility means risk when the data is more and more spread is called volatility. Yes. वोलेटिलिटी को बेटा आसान अल्फाज के अंदर हम बोलते हैं इट्स अ रिस्क। जी सर। तो वोलेटिलिटी हायर द वोलेटिलिटी हायर विल बी द रिस्क।
ओके इसके लिए अगर आप चेक करें, मैं आपको थोड़ा सा एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये डायग्राम हम दिस वन, इसके बाद मैं वापस आता हूँ स्लाइड पर जो मैंने डिस्कस की है। अमार साहब क्या बना रहे हैं, खैर है? ओके अगर बेटा आप इस डायग्राम को देखें तो 2004 से लेके 2008 तक अगर आप डाटा चेक करें तो इट्स लुक लाइक अ स्मूथ। शेयर की प्राइसेस में थोड़ा सा इजाफा हुआ, शेयर की प्राइसेस में थोड़ी सी कमी हुई। लेकिन अगर आप 2008, 9 और 10 का डाटा चेक करें तो स्पेशली 2009 के अंदर अगर आप देखें ये वाली टेल, इट शोज दैट कि आपका जो डाटा है इसके अंदर जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा हुई है, यानी इसके अंदर अप एंड डाउन बहुत ज्यादा आए हैं। तो बेटा जितना आपके डाटे के अंदर अप एंड डाउन ज्यादा होगा, आपकी जो हमारे साहब क्या खैर है, क्या लगाया हो बेटा? इसको म्यूट करें अपने माइक को। जी 2009 और 2010 का बेटा अगर आप देखें ग्राफ, तो इसमें जो शेयर की प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा अप जा रही हैं अगर आप चेक करें। तो ये जो बेसिकली टेल्स हैं जो आपके सामने शो हो रही हैं ऊपर, दिस इज कॉल्ड वोलेटिलिटी। जितना ज्यादा बेटा आपका रिस्क, यानी जितना ज्यादा आपका डाटा स्प्रेड होगा अपनी मीन वैल्यू से, उतना ही ज्यादा वो रिस्की होगा। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जब हम लोग नॉर्मल प्रोबेबिलिटी ड्रॉ करते हैं तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का जो मीन होता है वो 0 होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो 1 होता है। तो जितना डाटा आपका मीन डाटे से अवे होगा, फॉर एग्जांपल किसी डाटे का जो मीन है वो 10 है और उसकी जो प्राइसेस हैं वो 11, 12, 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इसके दरमियान में मूव कर रही हैं, इट मीन दैट कि वो डाटा नॉर्मल है। लेकिन अगर आपका मीन 10 और एक वैल्यू आपकी 90 आ रही है, एक वैल्यू आपकी 150 आ रही है, एक वैल्यू आपकी 70 आ रही है, तो वो जो 70, 90, 150 वाली वैल्यूज हैं वो आपकी मीन वैल्यू को क्या करेंगी, खराब कर देंगे। तो जितना डाटा आपका मीन वैल्यू से स्प्रेड करेगा वो डाटा उतना ही ज्यादा रिस्की होगा। तो बेसिकली आसान अल्फाज के अंदर अगर हम कहें तो आसान अल्फाज के अंदर हम ये कह सकते हैं कि वोलेटिलिटी मीन्स रिस्क। हायर द वोलेटिलिटी, हायर विल बी द रिस्क। जितना आपका डाटा जो है वो वोलेटिलिटी आपकी हाई होगी, उतना ही रिस्क जो है वो आपका हाई होगा। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। ओके, फिर हमने डिस्कस किया था रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने आपको रिटर्न का फार्मूला दिया था। सिंपल फार्मूला इज ST minus ST minus 1 divided by ST minus 1. This is the formula for calculating the return. तो अगर हम वोलेटिलिटी को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न इज कॉल्ड वोलेटिलिटी। यानी अगर आप किसी रिटर्न का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो वो जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो आपकी वोलेटिलिटी होगी। जी सर। जी सर। हायर द स्टैंडर्ड डेविएशन, हायर विल बी द रिस्क। जितना ज्यादा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा आएगा उतना ही ज्यादा रिस्क होगा। बेटा ये जो 2 पॉइंट्स है ये ध्यान में रखिएगा, ये मैंने बहुत दफा यूज करने में बार-बार कह रहा हूँ, अगली लेक्चर्स में भी यूज होंगे। जब भी हम वोलेटिलिटी का वर्ड यूज करेंगे किसी भी जगह पे तो उसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। जी सर। जहां भी वोलेटिलिटी का वर्ड आएगा इट मींस स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन। मैं कहता हूं जी वोलेटिलिटी इज 2%, तो आपने लिखना है स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2%। या अगर वो कहे स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2%, जिसका मतलब है वोलेटिलिटी इज 2%। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वोलेटिलिटी इज वन ऑफ द सेम थिंग। ये ध्यान में रखिएगा। ये न्यूमेरिकल्स के अंदर अक्सर आप जाके कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या गिवन है और इसको कैसे करना है हमने। ओके, अब ये यहाँ पे बेटा हमने एक दो एग्जांपल्स डिस्कस करनी है जो कि आप बेशक इसको ओपन भी कर सकते हैं अपने सामने। Suppose that an asset price is 60, एक asset है, सिक्योरिटी उसकी $60 प्राइस है एंड डेली वोलेटिलिटी इज 2%। और आपसे कहता है जी बताएं कि डेली प्राइसेस में कितनी चेंज आ सकती है। यानी 60 रुपए उसकी प्राइस है और उसमें जो चेंज होने की ताकत है वो 2% है वोलेटिलिटी। तो आपने करना सिंपल क्या है, 60 का आपने लेना है 2%। जब आप 60 का 2% लेंगे तो आंसर निकलेगा 1.20। इसका मतलब है कि आपकी जो प्राइस है वो मैक्सिमम ₹1.20 तक ऊपर नीचे जा सकती है। यानी अगर आप 60 रुपए में 1.20 ऐड करेंगे तो 61.20 हो जाएगा, और अगर आप 60 रुपए में से 1.20 माइनस करेंगे तो 58.80 या समथिंग आ जाएगा।
तो दिस इज कॉल्ड Yes, sir. हाउ टू कैलकुलेट द चेंज इन प्राइस बाय यूजिंग सिंपल वोलेटिलिटी। बस ये पहला पार्ट है। क्या किया, 60 का 2% लिया, आंसर इज 1.20। तो 60 में से प्लस कर दो, 60 में से माइनस कर दो, वो आपकी डेली चेंज आ जाएगी। लेकिन अगर वो ये कहता है कि ये डाटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सेकंड पोर्शन आ गया। अब उसने बोला कि दिस डाटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब वो कहता है जी कि ये डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब बताएं कि वोलेटिलिटी कितनी होगी। देन इसमें हम थोड़ी सी चेंज करेंगे, और वो चेंज हम क्या करेंगे कि वो बोलेगा जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कितने परसेंट पे है, 90% पे, 95% पे या 99% पे। ये तीन वैल्यूज होती हैं हमारी, 90%, 95% एंड 99%। 9%. ओके, अब इन तीनों की मैंने आपको वैल्यूज लिखवाई थी, गिवन है आपको टेक्स्ट के अंदर भी गिवन होंगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने बोला 95%, तो 95% पे जो आपकी नॉर्मल वैल्यू होती है दैट इज 1.96, ये गिवन है आपकी वैल्यू। इसी तरह 99 पे होगी और एक 1.64 होगी और एक आई थिंक 2.08 समथिंग होगी, वो आप चेक कर लीजिएगा जो भी आपको गिवन हो। सिर्फ एक चीज आपने ये करनी है कि पहले आपने 60 का लिया 2%, जो कि आंसर आया 1.20। फिर आपने ये करना है कि 1.20 को एक स्टेप इंक्रीज कर दें, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 95% की वैल्यू के साथ। तो आपने क्या किया, आपने 1.96 को मल्टीप्लाई किया 1.2 के साथ, तो जो आंसर निकलेगा उस आंसर को अब आपने 60 में ऐड कर देना और 60 में से माइनस कर देना। Yes, यानी sir. एक स्टेप का इजाफा हुआ, और वो स्टेप क्या था कि जो आपने चेंज कैलकुलेट की है उस चेंज को पहले आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा लाइक दिस वन, ये 1.96 मल्टीप्लाई, ये देखिए 1.2, इसका जो आंसर बनेगा, इस आंसर को आपने 60 में ऐड कर देना और 60 में से आपने इसको माइनस कर देना। Minus कर देना. So this is called how to calculate the change in price by using normal distribution. अगर उसने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन में गिवन नहीं किया तो ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पहला स्टेप करेंगे उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, पहले यहाँ तक पूछे बेटा। No, sir. Clear. नो सर, समझ आ गया। जी मेरे साइड बेटा, एनीवन? नो सर। जी सर समझ आ गई है। आगे समझ, ओके बेटा। जी सर। बाकी इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है आपकी एक्सरसाइज में वो फिर आप करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, अब दिस इज द नेक्स्ट एग्जांपल। इस एग्जांपल में उसने ये बताया हुआ है कि अगर आपको वोलेटिलिटी ईयर में गिवन है तो उसको डेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर उसने आपको एक डे की वोलेटिलिटी दी है तो उसको ईयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर उसने एक दिन की वोलेटिलिटी दी है और कहता है जी 10 दिन की निकालें, या उसने आपको 10 दिन की दी है वो कहता है जी एक दिन की निकालें, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बेसिकली फॉर्मूला है। अगर आपने उसने आपको ईयर की दी है तो ये डे में निकालने के लिए, तो ईयर को डिवाइड कर दें 252। ओके, द क्वेश्चन इज दैट साल में 365 दिन होते हैं, यहाँ वो डिवाइड कर रहा है 252 से। व्हाई सर? क्योंकि सर वो सैटरडे वीकेंड ऑफ होते हैं ना। सभी नहीं बोलेंगे, जिसका मैं बोलूँ पूछूंगा बेटा। जी सर। अदील अहमद साहब। जी सर, 252 वर्किंग डेज होते हैं इसलिए। ओके, वर्किंग डेज होते हैं। और देखिए अगर हम नॉन वर्किंग डेज को ऐड करेंगे तो उसका फायदा कोई नहीं। उसकी रीजन ये होती है कि उन दिनों के अंदर मार्केट ओपन नहीं होती, तो इस वजह से मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जब फ्राइडे को मार्केट ऑफ होती है तो सैटरडे संडे जब वो ऑफ रहती है और मंडे को वो उसी प्राइस के ऊपर ओपन होती है जिस प्राइस के ऊपर वो फ्राइडे को ऑफ हुई होती है। इस वजह से सैटरडे संडे का जो इफेक्ट है उस प्राइसेस के ऊपर नहीं पड़ता है। दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग 252 डेज रेदर देन 365 डेज। अच्छा, अब इसमें उसने ये कहा, मैं इस एग्जांपल को रीड करता हूं आपके लिए, आप इसको गौर से देखिएगा। उसमें उसने ये बोला कि प्राइस है $60, वोलेटिलिटी पर डे इज 2%। एक दिन की जो वोलेटिलिटी है वो 2% है। अब वो आपसे कहता है कि प्राइस में चेंज निकालो 10 दिन की, प्राइस में चेंज निकालो 15 दिन। पीछे जो हमने एग्जांपल सॉल्व की थी जो पिछली स्लाइड्स के अंदर, ये बेसिकली जो एग्जांपल सॉल्व की ये सिर्फ एक दिन की है। यानी एक दिन में मैक्सिमम जो प्राइस हो सकती है वो 62 रुपए या 57 रुपीज हो सकती है। ये एक दिन की चेंज है, याद रखिएगा। अब उस अगली स्लाइड में ये कहता है एक दिन की चेंज है 2%। आप बताओ 10 दिन में प्राइस मैक्सिमम कितनी कम कितनी ज्यादा हो सकती है, 20 दिन में कितनी कम ज्यादा हो सकती है, 30 दिन में कितनी कम ज्यादा हो सकती है। अगर वो आपको ये देता है तो एक स्टेप का और इजाफा करेंगे, और वो स्टेप क्या होगा कि जो एक दिन की वोलेटिलिटी लाइक 2% उसने आपको गिवन की है और वो कहता है जी 5 दिन की निकालें। ये देखिए मैं आपके सामने यहाँ पे जब मैं कर्सर रख रहा हूँ इस कर्सर को जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि ये बेसिकली पिक्चर इसलिए सिलेक्ट नहीं हो रही। ये जो मैंने कर्सर रखा है, एक दिन की वोलेटिलिटी है 2%। पहले आप इसको 5 दिन में कन्वर्ट कर लें। कैसे करेंगे? 5 अंडर रूट, फार्मूला होता है T अंडर रूट। बेसिकली
तो टी अंडर रूट का मतलब है जितने दिन की वो कहेगा उसका उतना अंडर रूट ले लेना है आपने। यहाँ पे वो 5 दिन की कह रहा है, तो आप देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 5 अंडर रूट, तो एक दिन की वोलेटिलिटी थी 2% और 5 दिन की वोलेटिलिटी कितनी बन गई 4.47। 4%. बस ये एक स्टेप ऐड किया, बाकी आगे वाले स्टेप वही हैं। अगर उसने अब क्या करे 60 का पहले आपने 2% लिया था, अब यहाँ पे आप 60 का ले ले 4.47%, उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करके 60 में प्लस कर दें, 60 में से माइनस। आगे वाला स्टेप सेम वही है, सिर्फ एक स्टेप का और इजाफा हुआ कि अगर उसने 1 डे वोलेटिलिटी दी है और वो आपसे कहता है कि 20 डेज 40 डेज 50 डेज 60 डेज 70 डेज की निकालें, तो आपने पहले एक दिन को उतने दिनों में कन्वर्ट कर लिया। अंडरस्टैंड बेटा? जी सर. एनीवन एनी कंफ्यूजन फ्रॉम मेल साइड बेटा? No, sir. इज इट क्लियर? Yes. ओके, इस एग्जांपल को देख लीजिएगा, इसके साथ कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे एक्सरसाइज में, वो आप लोग फिर सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वी विल डिस्कस। ये मैंने एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर दी थी पहले ही। दिस एग्जांपल इज शोज व्हाट डज मीन बाय वोलेटिलिटी। ठीक हो गया? जी सर. ओके, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद बेटा फिर हमने डिस्कस किया था एक्सेल शीट्स, अगर आपको याद हो तो हमने कुछ वेटेड मेथड डिस्कस किए थे, हाउ टू फोरकास्ट द वैल्यूज, ऐसे ही है। जी जी सर. मैं आपके साथ उसको शेयर करता हूँ, ओपन करता हूँ, जस्ट मैं उधर ओपन कर लूँ। देख लें बेटा, कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों ने पूछना, जब तक मैं आपके सामने एक्सेल शीट्स ओपन करता हूँ। सर वो गैसोलीन वाली फाइल है एक्सेल की। मैं चेक करता हूँ बेटा, वही चेक कर रहा हूँ। बाकी क्लासेस हो रही हैं आपकी? जी सर हो रही है. ओके बेटा, जी शो हो रहा है बेटा आपको डाटा? जी सर. हो रहा है। ओके, इसमें हमने मुख्तलिफ स्कीम्स को डिस्कस किया था, और ये एज असाइनमेंट के तौर पे भी मैंने आप लोगों को दी थी कि आप लोगों ने मुझे असाइनमेंट जो है वो बना के सेंड करनी है। आप लोगों ने मुझे सेंड भी की थी। अब ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस, कि ये बेसिकली क्या होते हैं। बेसिकली ये आपकी फोरकास्टिंग टेक्निक्स हैं कि हाउ टू फोरकास्ट योर प्राइस। हम प्राइस को कैसे फोरकास्ट करते हैं। द फर्स्ट मेथड इज मोस्ट रिसेंट वैल्यू मेथड। मोस्ट रिसेंट वैल्यू मेथड क्या होती है कि जो आपकी मोस्ट रिसेंट प्राइस है वो नेक्स्ट डे की क्या हो जाएगी, फोरकास्टेड प्राइस हो जाएगी। इस तरह अगर आप यहाँ पे चेक करें तो 17 इज योर टुडेज प्राइस। अगर मैं कहता हूँ जी कल की प्राइस बताएं, तो कल की प्राइस जो होगी, जो मतलब फॉर एग्जांपल फ्यूचर के लिए प्राइस होगी, तो जो प्रीवियस डे की प्राइस होगी वो नेक्स्ट डे की फोरकास्टेड प्राइस हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखें 21, तो ये थर्ड डे की 21 हो जाएगी। यहाँ 23 है, तो ये देखिए आपके सामने यहाँ पे 23 नेक्स्ट डे की हो जाएगी। यानी अगर मैं कहता हूँ अगर मंडे को प्राइस 15 रुपए थी, तो ट्यूसडे को क्या होगी, जो लेटेस्ट प्राइस होगी 15 रुपए ट्यूसडे को हो जाएगी, एंड सो ऑन। इसी तरह आप उसको फॉरवर्ड करते जाएंगे तो ये नेक्स्ट डे की प्राइस बनती जाएगी। तो अगर मैं कहता हूँ जी फ्राइडे की प्राइस फॉर कॉस्ट करें, तो क्या होगी, जो थर्सडे को प्राइस होगी वो फ्राइडे की प्राइस फॉर कॉस्ट हो जाएगी। द मोस्ट रिसेंट प्राइस इज योर नेक्स्ट डे फॉर कॉस्टेड प्राइस। अंडरस्टैंड बेटा? जी सर. बाकी ये आपके सामने फोरकास्टेड एरर है, इन दोनों को माइनस करके निकाला गया, माइनस खत्म किया गया, इसका स्केल ले लिया गया, परसेंटेज ऑफ एरर ये आपके सामने फार्मूला गिवन है, एक्चुअल को डिवाइड किया फोरकास्ट के साथ, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। ये इतने जरूरी नहीं है, मेन चीज आपकी सिर्फ ये कि आपने फोरकास्टिंग कैसे करनी है। बाकी इन टेबल्स को आप देख लीजिएगा। ओके, सेकंड वन इज एवरेज ऑफ ऑल हिस्टोरिकल डाटा।
एवरेज ऑफ ऑल हिस्टोरिकल में हम क्या करते हैं कि जिस दिन की आपने प्राइस कैलकुलेट करनी है, जिस दिन की कैलकुलेट करनी है उसको ऐड नहीं करना। याद रखिएगा जितनी भी टेक्निक्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा उन सभी टेक्निक्स के अंदर आपने जो जिस दिन की आपने फॉरकास्टिंग करनी है उस दिन को आपने इंक्लूड नहीं करना, उससे पीछे पीछे आपने सारी कैलकुलेशंस करनी है। अब इसमें हिस्टोरिकल प्राइस है, फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि 6 डे की कैलकुलेट करें, ये 6 डे पे, तो ये जो पीछे वाली 5 दिन की प्राइस होगी इनकी आपने एवरेज ले लेनी है, 6 डे वाली ऐड नहीं करनी, याद रखिएगा, वरना वो गलत हो जाएगा क्योंकि 6 डे की हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आप देखिए, मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ तो यहाँ पे अगर आप चेक करें उस दिन को छोड़ के उसने पिछले 6 दिन की एवरेज ली हुई है। Yes. तो एवरेज ऑफ ऑल हिस्टोरिकल मेथड ये कहता है कि आपने जिस दिन की फॉरकास्टिंग करनी है उससे पीछे वाले सभी डेटा की आप क्या ले लें, आप एवरेज ले लें। ओके, इसके बाद हमारे पास है 3 वीक मूविंग एवरेज मेथड। 3 वीक मूविंग एवरेज मेथड में हम क्या करते हैं कि जो आपकी लास्ट 3 वैल्यूज होती हैं, जो लास्ट 3 वैल्यूज होंगी उनकी आपने एवरेज लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 6 डे की निकालनी है, अगर आपने 6 डे की निकालनी है तो इसमें आप 5, 4 और 3 ये जो 3 प्राइसेस होंगी इनकी आप एवरेज ले लें। तो अगर आप देखें तो आपका जो पहली फॉरकास्टेड वैल्यू है वो 4 डे से शुरू हो रही है। क्यों? क्योंकि पहले दिन की आप फॉरकास्ट नहीं कर सकते, उसकी वजह कि उसके पीछे 3 वैल्यूज नहीं है। सेकंड डे की भी नहीं कर सकते क्योंकि उसके पीछे भी 3 वैल्यूज नहीं है। थर्ड डे की भी नहीं कर सकते क्योंकि मैंने बोला कि जिस दिन की आपने फॉरकास्ट करनी है उससे पीछे वाली वैल्यूज लेनी है। फोर्थ डे पे अगर आप देखें तो वहां पे आके आप फॉरकास्ट कर सकते हैं क्योंकि उसके पीछे 3 वैल्यूज अवेलेबल हैं। अंडरस्टैंड बेटा? Yes, सर जो ये वाला मेथड है, अगर हमारे पास डाटा डेज में होगा तो हम लोग 21 डेज में लेकर फिर उसकी एवरेज निकालेंगे डजंट ना। मैटर बेटा, डजंट मैटर। अगर यहाँ पे वीक्स की बजाय आपने डेज लेने हैं तो वो 3 डेज में मूविंग मेथड हो जाएगा। अगर आप यहाँ ईयर लेते हैं तो वो 3 वीक ईयर मेथड हो जाएगा। आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये तो वीक्स वैसे दिए हुए हैं ना उसने। वीक डजंट मीन दैट वीक मूविंग एवरेज। अगर यहाँ पे डेज होंगे तो वो 3 डेज मूविंग एवरेज मेथड बन जाएगा। आप 3 दिन पीछे लेके उसकी कैलकुलेशन कर लें तो वो जो डाटा होगा वो डेज में हो जाएगा। अगर यहाँ पे ईयर लिखे हैं तो ये 3 ईयर मूविंग मेथड बन जाएगा। यानी सिंपल पिछली 3 वैल्यूज लेनी है आपने, सिंपल। इट डजंट मैटर कि वो वीक में है, वो डेज में है, वो ईयर्स में है या वो जिस भी फिगर में, वो डजंट मैटर। जी सर। ठीक हो गया? जी सर। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास है वेटेड मूविंग एवरेज मेथड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब वेटेड मूविंग एवरेज मेथड के अंदर मैंने आपको बोला था कि हम पहले वेट्स कैलकुलेट करते हैं। वेट्स कैलकुलेट करने के मैंने आपको 2 से 3 तरीके बताए हैं। कम से कम बेटा हमें 2 वेट्स चाहिए, कम से कम 2 चाहिए। आप इसको 3 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। करना क्या है कि आपके पास ये पहली वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, ये तीसरी वैल्यू है। हमने वेट्स कैसे कैलकुलेट किए थे? इन तीनों को प्लस कर लें। 3 + 2 + 1 दैट इज 6। तो इसका वेट बन जाएगा 1/6, इसका वेट बन जाएगा 2/6, इसका वेट बन जाएगा 3/6। 3/6 मल्टीप्लाई बाय 17, 2/6 मल्टीप्लाई बाय 21, 3/6 मल्टीप्लाई बाय 19। 3 आंसर्स आएंगे, तीनों को प्लस करेंगे तो ये देखिए आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह Yes. जब आप नेक्स्ट मूव करेंगे तो अब आपने 2, 3, 4 को प्लस नहीं करना, वेट्स बन चुके हैं। वेट्स एक दफा बन गए तो वो फिक्स हो जाएंगे। अब ये आपका हो गया 1/6, ये हो गया 2/6 और ये हो गया आपके पास 3/6। अब जो वेट आपने बना ली वो आपने फिक्स कर देने, सिर्फ 1/6, 2/6, 3/6 सारे एक के साथ लगाते जाना है। ऊपर से एक वैल्यू छोड़ते जाएंगे, नीचे से एक वैल्यू ऐड करते जाएंगे। जी सर। तो जी इसका निकालें, लाइक देखिए तो आपने क्या करना है, ये 1/6, ये 2/6 और ये 3/6। 3/6। जिस जगह पे कैलकुलेशंस हो रही हैं उसका डाटा इस्तेमाल नहीं करना। मैं ये चीज आपको बार बार बता रहा हूँ कि जिस जगह पे आपकी कैलकुलेशंस हो रही है उसकी फिगर्स को यूज नहीं करना, उससे पीछे वाली वैल्यूज को आपने इस्तेमाल करना। अगर आप 2 वेट्स बताना चाहते हैं तो ये देखें, आप 2 और 1 को ऐड करें, 2 और 1 कितना होगा 3, तो ये 1/3, ये 2/3, तो 2 वेट्स का बना लें। कम से कम 2 वेट्स चाहिए क्योंकि विदाउट 2 वेट्स फिर आपको वो सिंगल हो जाएगा, फिर वो वेटेड मूविंग एवरेज मेथड नहीं रहेगा। कम से कम 2 चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहे आप 10 वेट ले लें, डजंट मैटर, क्योंकि आंसर ऑफ वेट शुड बी इक्वल टू 1। जब आप सबको प्लस करेंगे तो 1 के बराबर होगा। जी सर। जी एनी कंफ्यूजन बेटा फ्रॉम मेरे साइड? क्लियर सर? No, sir. प्लीज साहब। नो सर। 2VDJIP ये कौन है? ये मुझे कोई फेक ही लग रहा है। 2VIDJIP कौन है? सोच नहीं रहे? ये तो सर कल की मेल का पासवर्ड था मीटिंग ये का। मुझे तो यही हो रहा बेटा, मुझे तो नहीं पता ये कौन है ये। क्या नाम है बेटा?
कल भी वो हमारे लेक्चर में बता, लेकिन ये पता नहीं कौन सा स्टूडेंट है जिसने ये नेम लिखा हुआ है। ये नहीं, ये है कौन 2VTJIP? सर मेरे ख्याल से ये कलीम है। कलीम है, तो कलीम यहाँ बैठा नहीं हुआ अभी। सर मेरा नाम नहीं शो हो रहा है। बेटा मुझे जो शो हो रहा है मैंने आपको वही बोल रहा, 2VTJIP शो हो रहा है मुझे। जी सर ये कलीम ही है। पता नहीं सर, मेरा तो नाम लिखा हुआ है। मुझे लगता है सड़क पे बैठ के पीछे ट्रकों की आवाज। सर फ्रेंड के घर के बाहर वहाँ पे वाईफाई अटैच करके तो फिर वो वहाँ पे ले रहा हूँ क्लास। क्या बात है यार, आपके सलाम है आपको तो है, फिर इसका मतलब है इतने पढ़ने वाले बच्चे हो यार तुम तो हैं। या वहाँ पे वाईफाई फ्री आता है इसलिए गए हो? सर वाईफाई कनेक्ट करवाया हुआ है। अच्छा फिर ठीक है, कोई नहीं यार, डाटा पैकेज ले लो एक, कोई बात नहीं, खैर है तो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर लो क्लासों के ऊपर, खैर है। सर कर लेंगे फिलहाल तो अभी यही है। चलो ठीक है बेटा, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? नो सर सर। क्लियर है। ओके, इसके बाद लास्ट बेटा हमारे पास मेथड था, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मॉडल। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल। ये दो जो मेथड लास्ट वाले हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसको हम आगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर यूज भी करेंगे। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मॉडल अगर आप देखें तो मैं इसका थोड़ा सा आपको अगर दिखाऊं तो हमने इसका पहले एक फार्मूला डिस्कस किया था, वो फार्मूला आप यहाँ पे देखें। ओके, दिस इज द फार्मूला, दिस वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको देखें तो ये लिखा हुआ है अल्फा वाई टी प्लस 1 माइनस अल्फा एफ टी। वाई टी आपकी करंट प्राइस होगी, एफ टी जो होगी वो आपकी फोरकास्टेड प्राइस होगी, और ये जो अल्फा 1 माइनस अल्फा ये आपके वेट है, जिस तरह अभी मैंने बनाया थे 1/6, 2/6, 3/6, ये वेट आपको गिवन होंगे। टोटल आंसर ऑफ द वेट इज 1, तो ये 0.4, 0.5 भी हो सकते हैं, 0.4, 0.6 हो सकते हैं, 0.3, 0.7 हो सकते हैं, कोई भी हो, एक वेट आपको गिवन हो, सेकंड हम निकाल सकते हैं। अगर मैं कहूँ जी अल्फा इज 0.5 तो 1 माइनस अल्फा भी 0.5 होगा। मैं कहता हूँ जी अल्फा इज 0.8 तो 1 माइनस अल्फा 0.2 हो जाएगा। ओके, ये वाई टी होगी करंट प्राइस, और एफ टी होगी ये वाले जो एफ टी आपके पास है, ये जो एफ टी आपके पास होगी, दिस एफ टी इज नोन एज फोरकास्टेड वैल्यू। अब अगर हम इसको वापस यहाँ पे आए तो यहाँ पे मैं आपको पहले आप इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। दिस इज योर वाई टी, यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए एफ टी फोरकास्टेड वैल्यू। अल्फा क्या होगा, अल्फा आपको गिवन है लाइक 0.2 और 1 माइनस अल्फा इज 0.8, ये आप निकाल सकते हैं, एक गिवन हो सेकंड हम निकालेंगे, ये फिक्स रहेगा, ये इसमें चेंज नहीं आएगी। अब ये पहली वैल्यू आपने यहाँ फोरकास्ट करनी है। अब पहली वैल्यू के लिए आपके पास वाई टी तो है, हम क्या करेंगे, अल्फा वाई टी 1 माइनस अल्फा एफ टी। अब यह एफ टी नहीं है, अब हमें एक फोरकास्टेड वैल्यू चाहिए। अब वो फोरकास्टेड वैल्यू, क्योंकि हम अभी ये टेक्निक भी फोरकास्टिंग की पढ़ रहे हैं, हम कर भी फोरकास्टिंग रहे हैं, तो फिर हमें क्यों चाहिए क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर फोरकास्टेड वैल्यू यूज होती है। अब आपने करना ये है कि एक फोरकास्टेड वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, तो ये देखिए यहाँ पे मैं फोरकास्टेड वैल्यू करने लगा हूँ। ये कैसे कैलकुलेट करें, इसके बेटा हमने मुख्तलिफ मेथड्स पढ़े हैं, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं। मोस्ट रिसेंट मेथड है, 3 वीक मूविंग एवरेज मेथड है, कोई सा भी आप इसमें यूज कर लें। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप इसमें कौन सा यूज करें, मोस्ट रिसेंट मेथड जो है वो इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपने सेकंड डे की वैल्यू फोरकास्ट करनी है तो फर्स्ट डे की जो वैल्यू होगी वो आपकी फोरकास्टेड वैल्यू बन जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे ये 17 हमने पहला अज्यूम कर लिया, अज्यूम नहीं किया, पीछे वाली वैल्यू हम आगे आके ले आए। सॉरी बेटा, कोई बात नहीं। ओके, अब यहाँ पे बेटा थर्ड डे की जब फोरकास्टिंग करेंगे, अब हमारे पास डाटा पूरा हो गया। ये हमारे पास वाई टी है और ये हमारे पास एफ टी है। अब आपने करना यह है कि इस वाई टी को मल्टीप्लाई किया अल्फा के साथ यानी 0.2 के साथ, और इस एफ टी को मल्टीप्लाई किया 0.8 के साथ, और दोनों आंसर्स को जब प्लस करेंगे तो वो आपके पास ये आंसर आएगा। ये देखिए मैं आपके सामने ये फार्मूला शो भी कर देता हूँ, यानी 21 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 17 मल्टीप्लाई बाय 0.8। समझ आई? जी सर। और इसके बाद आपके पास ये थर्ड डे की वैल्यू फोरकास्ट होके आ गई। अब अगर फॉर एग्जांपल अब आपने ये 4 डे की फोरकास्ट करनी, जो यहाँ पे मिसिंग है, जो कल काटी हुई आप देखें, ये आपके पास है वाई टी और ये आपके पास है एफ टी। आपने करना क्या है, दिस वन
मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, अगर हम यहां पे जाते हैं दिस वन मल्टीप्लाई बाय 0.2 और यहाँ पे जो वैल्यू होगी दिस वन मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो आपके पास जो नीचे वाली वैल्यू है वो आ जाए। याद रखिएगा बेटा, यहाँ पे वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगेन, जिस डे की मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ उस डे से पीछे वाली दोनों वैल्यूज में इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूंगा तो चेक करें वैल्यूज कौन सी यूज हो रही है। 8 की वैल्यू कैलकुलेट हो रही है लेकिन यूज कौन सी हो रही है, 7th वाली। 70। जितनी भी मैंने आपको टेक्निक्स पढ़ाई हैं, हर टेक्निक के अंदर मैंने आपको यही बात एक्सप्लेन की है कि आपने करना क्या है कि आपने उससे जो पीछे वाली वैल्यूज हैं वो इस्तेमाल करनी है, उस डे की आपने वैल्यू इस्तेमाल नहीं करनी। ये थी बेटा हमारा एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मॉडल। तो ये थी बेटा हमारी फोरकास्टिंग टेक्निक्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, एनीवन। जी सर, मुझे ये समझ नहीं आई कि इसमें जो 4th वाली वैल्यू थी वो मिसिंग क्यों है? आवाज बेटा थोड़ा ऊंची बोलें। सर मैं ये कह रही हूँ कि इसमें 4th वीक की वैल्यू मिसिंग क्यों है? 4th क्यों की नहीं कैलकुलेट की? ये वाली जी वो तो बेटा वैसे डिलीट हो गई है, यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। देखिए मैं अभी निकाल देता हूँ, इक्वल टू, ठीक है, दिस वन जी सर, मल्टीप्लाई बाय दिस वन 0.2 प्लस दिस वन मल्टीप्लाई बाय 0.8, ये ले 0.8। निकल आई। जी सर, मुझे पहले भी यही कंफ्यूजन हुई थी। नहीं वो वैसे वो मेरे ख्याल कहीं पे एक्सप्लेन करने के लिए वैसे डिलीट होगी, अदरवाइज इट्स नथिंग। बेसिकली वो पीछे से वही स्टेप चलते आ रहे हैं, वो उस पे आप कंफ्यूज ना हो। तो बाकी जो डॉलर के साइन लगे हो ना ये वाले, ये बेसिकली कॉलम उसको फिक्स करके एक दफा ड्रैग किया गया है कि अगर आपने बार बार फार्मूला नहीं लगाना तो आप इसको ड्रैग कर ले, एक पे फार्मूला लगाए बाकी पे ड्रैग कर दे तो ऑटोमेटिक फार्मूला। लेकिन अगर आपने बाय हैंड करना है तो आप देखिए मैंने आपके सामने अभी करके लगाया, उसको आप बाय हैंड भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं। ओके सर। ठीक है बेटा, और कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। ओके चलें, ये अब सेव भी कर लेते हैं, हमने कैलकुलेट भी कर लिए। वापस आते हैं जी दोबारा। ओके इसके बाद बेटा हमने डिस्कस किया था EWMA मॉडल, एक्सपोनेंशियल वेटेड मूविंग एवरेज मेथड। एक्सपोनेंशियल वेटेड मूविंग एवरेज मेथड क्या कहता है कि आपकी जो मोस्ट रिसेंट वैल्यू है आपने उसको हाईएस्ट वेट देना है, फिर आपने उसके पीछे वाली को उससे कम, उससे पीछे वाली को उससे कम, उससे कम, उससे कम। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं जी कि फ्राइडे है आज और मैंने सैटरडे को प्रेडिक्ट करना है तो फ्राइडे वाली वैल्यू को सबसे ज्यादा वेट होगा, उससे कम थर्सडे वाली का होगा, उससे कम वेडनेसडे वाली का, उससे कम ट्यूसडे का, उससे कम मंडे, देन संडे। व्हाई? क्योंकि सर फ्राइडे को वर्किंग ऑफ होती है इसलिए उस दिन ज्यादा सेल होती है। ये ना कहें, चले वो तो एक वैसे मैंने फ्राइडे कह दी, चले मैं कहता हूँ जी आपने थर्सडे को प्रेडिक्ट करनी है तो थर्सडे को जो वैल्यू आपने प्रेडिक्ट करनी है इसका मतलब वेडनेसडे को ज्यादा वेट देंगे, ट्यूसडे को उससे कम देंगे, मंडे को उससे कम, संडे को उससे कम, सैटरडे को उससे कम, फ्राइडे को उससे कम। क्वेश्चन मेरा ये है कि ऐसा क्यों करेंगे? मोस्ट रिसेंट प्राइसेस जो बोले बेटा बोले। सर मैं ये बता रही थी करंट प्राइस से जो हमारा आंसर होगा वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, जो हमारी असम्पशंस होंगी। तो बाकी एक्यूरेट नहीं इसलिए होगा। हम लोग जो नहीं सर, जो प्रीवियस डे की प्राइस है ना उनसे ज्यादा जो करंट प्राइस होगी वो हमें ज्यादा एक्यूरेट आंसर देगी। बेसिकली बेटा लॉजिक ये होती है कि जो आपकी मोस्ट रिसेंट वैल्यू होती है ना वो बेसिकली आपकी पीछे सारी की सारी वैल्यूज का डाटा एब्जॉर्व करके आई होती है। अगर मैं कहता हूँ जी कि आज पेट्रोल जो है, फॉर एग्जांपल चलिए पेट्रोल की एग्जांपल ले, आज मैं कहता हूँ पेट्रोल 74 रुपीज का है, तो मुझे बताएं कि आज की जो पेट्रोल की प्राइस है वो बेसिकली किसकी बेस पे कैलकुलेट होके आई है? पीछे जो एनवायरमेंट हुआ था, जो भी हुआ, कोरोना आ गया, फलाना आ गया, फलाना आ गया, मुझे 74 क्या शो कर रहा है? 74 इस वक्त पेट्रोल की करंट सिचुएशन को शो कर रहा है, ऐसे ही है ना? तो जो करंट सिचुएशन होगी बेटा वो आपको ज्यादा एक्यूरेट। अगर मैं कहूँ जी कि पेट्रोल की जो प्राइस है वो आज से 2 महीने पहले जो थी वो 128 रुपए थी फॉर एग्जांपल, वो 128 की बेस पे मैंने प्रेडिक्ट करना है आज की वैल्यू, तो वो गलत होगा कि बेटा 2 महीने पहले तो हालात कुछ और थे, आज हालात कुछ और हैं।
तो मुझे बताएं जो हमारी प्रोडिक्शन होगी वो 128 के हिसाब से ठीक होगी या 74 के हिसाब से ठीक होगी? 74 के अकॉर्डिंग सर। तो उसकी रीजन ये है कि इस प्राइस के अंदर पीछे वाली सारी की सारी जो एबनॉर्मेलिटीज हैं वो कवर हो चुकी हैं, उसके अंदर आ चुकी हैं। जी सर। तो जो मोस्ट रिसेंट प्राइस जो आपकी परफॉर्मेंस होती है ना, वो आपकी ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को शो कर रही होती है। सो दैट्स व्हाई जो करंट प्राइस होगी उसको हम ज्यादा वेट देंगे, उससे पीछे वाली को उससे कम। उस इतना आप पीछे की तरफ जाते जाएंगे उतने वेट्स हम क्या करते जाएंगे, कम देते जाएंगे, क्योंकि वो डाटा इतना ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप कहते हैं जी कि मैंने फ्राइडे की प्रेडिक्शन करनी है तो हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी प्राइस को देंगे? थर्सडे को, कि थर्सडे वाली प्राइस जो है वो ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन शो करेगी फ्राइडे के बारे में। मैंने पेट्रोल की एग्जांपल आपके सामने रखी है। अगर हम आज प्रेडिक्ट करते हैं पेट्रोल के बारे में सिचुएशन को देखते हुए, तो बेटा आप किस प्राइस को देखोगे? आज से 2 महीने पहले वाली को या आज वाली प्राइस को देखोगे? आज वाली प्राइस को ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के हालात तो आपके सामने हैं। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। जी सर। जी, बाकी लोग सो तो नहीं रहे? जी जी सर। जी ठीक है। सर, आगे समझ। आगे समझ, ओके। इसीलिए बेटा ये देखिए, अब यही लिखा हुआ है, इन एन एक्सपोनेंशियल वेटिंग मूविंग एवरेज मॉडल द वेट्स असाइन्ड टू द मीन स्क्वायर डिक्लाइन एक्सपोनेंशियली एज वी मूव बैक थ्रू। तो आहिस्ता आहिस्ता उनके वेट्स क्या करते जाना है, आपने कम करते जाना जैसे जैसे हम टाइम वापस बैक की तरफ जाएंगे। ठीक हो गया? जी सर। ओके। अब इसका बेटा आपके सामने जो फॉर्मूला है वो आपके सामने है, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल, ये आपके सामने ये जो आपके सामने गिवन है, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसका हम वेरिएंस कह रहे हैं। जो स्क्वायर है, स्क्वायर की फॉर्म में ये वेरिएंस होता है, इसका अंडर रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। तो ये बेसिकली वोल्टिलिटी है, लैम्डा वोल्टिलिटी स्क्वायर प्लस 1 माइनस लैम्डा म्यू स्क्वायर। तो ये अभी आपकी बेटा ये दोबारा रिकॉर्डिंग कटने लगी है, मैं दोबारा आपके साथ लिंक शेयर करता हूँ। ये बस थोड़ा सा रह गया टाइम, 1 मिनट का उसने जो ऑप्शन दिया है। मैं दोबारा आता हूँ, फिर दोबारा आप कनेक्टेड फिर हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। 40 मिनट ऑटोमेटिकली इसको कॉल को ना वो ड्रॉप कर देता है। उतनी देर आपको क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो सोच लें, फिर मैं अभी आपके सामने लिंक दोबारा शेयर करता हूँ, फिर दोबारा आप ऑनलाइन आए मेरे साथ।